हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हमारे मानव शरीर के दो तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू होकर फिर थोड़ा सा आमाशय में होता है प्रोटीन्स का पाचन, और पाचन की जो पूर्ण प्रक्रिया है यानी कि प्रक्रिया जो ख़त्म होती है, समाप्त होती है, वो छोटी आंत में होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो छोटी आंत क्या करती है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद वो रक्त द्वारा शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अवशोषित भोजन को रक्त द्वारा हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ये परिवहन ही तो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम सारे उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ जो हम आगे पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र में, तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के एक भाग से जहाँ उनका वो बन रहे हैं, जहाँ पे उनका मूल स्रोत है, वहाँ से और दूसरे भाग तक पहुँचाना जहाँ उनकी ज़रूरत है, इस प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन श्वसन तंत्र में आपने पढ़ा था कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो फेफड़ों में जो हमारे कुपिका कोश होते हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं, उनमें क्या होता है, उनमें हवा भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। उसके बाद वो ऑक्सीजन भी रक्त के माध्यम से ही शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। यानी कि जो परिवहन का काम है हमारे शरीर में वो कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। तो ये जो रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों को पहुंचाना, ये हमारे परिवहन है। देखिए मैंने लिख रखा है कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। मूल स्रोत जैसे ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में मिलेगी, कुपिका कोश में, वो उनका मूल स्रोत है, वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत में मिलेगा, उससे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा। सिर वाली कोशिकाएं होंगी, पैर वाली कोशिकाएं होंगी, हाथ वाली कोशिकाएं होंगी, सब जगह पहुंचेगा। और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अनुपयोगी है हमारे लिए, हमें सांस के साथ बाहर छोड़नी होती है। इसी प्रकार जो बिना पचा हुआ भोजन है और भोजन में जो हानिकारक पदार्थ थे वो भी, जैसे पसीने के द्वारा भी हमारे कुछ हानिकारक पदार्थ पसीने से भी शरीर से बाहर निकलते हैं, उनको उनके निष्कासन करने वाले अंगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन का मतलब आपको पता है, हम जनरल लैंग्वेज में भी इस चीज़ का यूज करते हैं कि परिवहन का मतलब हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो परिवहन के किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हैं। बस से जाएंगे, कार से जाएंगे या कुछ किसी भी और तरीके से जाएंगे, तो शरीर में जो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो परिवहन कहलाता है। तो मानव में जो वहन तंत्र है उसको हम परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में मौजूद विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना है। ठीक है, तो मानव में वहन तंत्र के मुख्य घटक है। मानव में जो परिवहन होता है पदार्थों का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, वो एक तो रक्त के द्वारा होता है, दूसरा लसिकाओं के द्वारा होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। अब हम बात करें रक्त के द्वारा जो परिवहन होता है, उसमें आपको पता है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में हृदय होता है। हृदय का काम रक्त को पंप करना है, प्रेशर के साथ शरीर के अन्य भागों में भेजना है। उसमें धमनी और शिराएं, ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो नालियां होती हैं, नलियां छोटी छोटी पतली पतली जिनमें रक्त बहता है, उनको हम आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रही हैं रक्त वाहिकाएँ हैं। ठीक है, वैसे ये जो, क्योंकि आप आगे भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, जो शरीर के ऊपरी भागों में त्वचा में जो साफ दिखाई देती हैं वो शिराएँ होती हैं, और आगे जो अंदरूनी भागों में जो दिखाई नहीं देती उन्हें धमनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो मानव में परिवहन का कार्य मुख्य रूप से रक्त द्वारा किया जाता है। आपको पता है रक्त का जो परिवहन तंत्र है तो उनके आपको पता है कौन कौन से मुख्य घटक हैं। एक तो रक्त जो स्वयं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। रक्त वाहिकाएं हैं वो नलियां जिनमें रक्त बहता है, जैसे मैंने आपको अभी अपने हाथ पे दिखाई थी। और हृदय तो आपको पता ही है कि फेफड़ों के पास स्थित होता है, जिसका काम रक्त को पंप करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में, और आज के लेक्चर में हम रक्त के बारे में ही पढ़ेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल आपको पता है कि तरल होता है, द्रव पदार्थ होता है। संयोजी ऊतक वो होता है कि जो दो जगह को जोड़ने वाला काम। तो आपको पता है कि शरीर के विभिन्न भागों जो आपस में जुड़े हुए हैं, विभिन्न भागों तक जो सामान पहुंचता है, जरूरी पदार्थ पहुंचते हैं, वो रक्त के माध्यम से ही पहुंचते हैं, तो इसलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये रक्त के बारे में कुछ जनरल बातें हैं कि रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। हमने अम्ल, क्षार और लवण वाले पाठ में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो 7 से ज़्यादा पीएच वाली जो चीज़ें होती हैं वो क्षारीय होती हैं, 7 से कम वाली अम्लीय होती हैं। तो ये 7 से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए रक्त का जो पीएच होता है वो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में, तो जो वयस्क होते हैं, बड़े इंसानों में, बड़े मानव में, उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और बच्चों में जो रक्त का निर्माण है वो प्लीहा नामक अंग में होता है। इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, इसको बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, रक्त के भाग कौन कौन से हैं,
तो रक्त के भाग में हम सबसे पहले भाग पढ़ेंगे द्रव भाग और ठोस भाग। रक्त में जो द्रव भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठोस भाग में कोशिकाएं आएंगी, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। प्लाज्मा, सबसे पहले बात करते हैं द्रव के रक्त के द्रव भाग की, प्लाज्मा। आजकल आपको जैसे कि पता है इस चीज़ के बारे में कि हम लोग कोविड-19 कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो उसमें आपने बार बार हो सकता है कभी किसी न्यूज़ में, कभी किसी अखबार में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ा हो। तो ये जो क्या होता है कि रक्त का प्लाज्मा भाग एक ऐसे इंसान से जो ठीक हो चुका है कोरोना से ग्रसित होने के बाद, उससे किसी ग्रसित जो इन्फेक्टेड है, कोरोना से इन्फेक्टेड है, उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फ्यूज़ कर दिया जाता है, जैसे मतलब उसके शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो स्वस्थ हो चुका व्यक्ति है उसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकती हैं, जिससे कि अब ये ठीक हो रखे व्यक्ति का प्लाज्मा अगर जो ग्रसित इन्फेक्टेड पर्सन है उसके प्लाज्मा से जाके मिलेगा तो उसके अंदर की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वो नए वाले पर्सन में जो इन्फेक्टेड है उसमें कोरोना के वायरस को ख़त्म कर सकती हैं प्रभावी तौर पर। तो प्लाज्मा के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग ये ठोस भाग होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स आते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो उपयोगी पदार्थों का, यहाँ पे जो हमने 4 भाग पढ़ने हैं, देखिए भले ही वो द्रव और ठोस में बांट रखा है हमने, लेकिन रक्त के 4 भाग हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट। इन चारों के हम अलग अलग काम भी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, उपयोगी पदार्थों का परिवहन करना है। प्लाज्मा आपको पता है कि तरल पदार्थ है, रक्त का द्रव भाग है, तो इससे क्या होगा, प्लाज्मा में भी जो प्लाज्मा तरल पदार्थ है उसमें लगभग 90% भाग पानी होता है तथा शेष भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले हुए होते हैं, जिन्हें जो प्लाज्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की, जिनको RBC कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, सबसे बड़ी बात है ये ध्यान रखना, इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, इनमें इनका लाल रंग क्यों होता है, ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इनका लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक लाल रंग का वर्णक मौजूद होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हो। हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है उस जो ये है ग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें हीम एक ग्रुप होता है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। इस हीमोग्लोबिन जो है इसकी वजह से जो रक्त का रंग है वो लाल रंग का होता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBC लाल रंग की होती हैं। RBC लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका मतलब ये समझिए कि जैसे आपको बताया जाता है, आप बार बार ऐड देखते होंगे, दीवारों पे भी पोस्टर लगाए जाते हैं कि रक्तदान कीजिए, रक्तदान कीजिए। तो जो रक्तदान होता है, जब हम एक इंसान कोई भी रक्तदान करता है तो उसको ये सलाह दी जाती है कि वो अगली बार अगर कभी रक्तदान करने का उसको मौका मिले तो वो 4 महीने के बाद मिले। क्यों? क्योंकि वो जो 4 महीने का जो गैप है, उसने अपनी रक्त को जो किसी को दान किया है वो 4 महीने के बाद ही उसकी भरपाई हो पाएगी। 120 दिन का जो जीवन काल होता है, यानी कि जितना रक्त उसने दिया है वो आने वाले 120 दिनों में उसकी भरपाई हो पाएगी। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 120 दिन की जीवन काल वाली होती है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? अब लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों और कोशिका के बीच आदान प्रदान करता है। आपको पता है कि जो हमने फेफड़ों में ऑक्सीजन ली है वो रक्त के साथ घुलकर, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कोशिकाओं तक पहुंचती है, और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भोजन के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप, वो भी रक्त में घुलकर ही कहाँ तक आती है, वापस फेफड़ों तक आती है। तीसरा भाग है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें WBC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए सफ़ेद रंग की होती हैं। इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, आपने अब ये भी सुना है कि अभी आप ये सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी जो है, अब फिर से इसी में एक बार कोरोना वाले आजकल जो टॉपिक चल रहा है उस पर आते हैं। कोरोना में उन लोगों का बचाव आसानी से हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी को हम प्रतिरक्षी तंत्र कहते हैं, जो हर इंसान के शरीर में होता है, प्रतिरक्षी तंत्र। ये स्ट्रॉन्ग या वीक, किसी इंसान में स्ट्रॉन्ग होगा ये प्रतिरक्षी तंत्र, किसी में वीक होगा। उस चीज़ के ऊपर ये प्रतिरक्षी तंत्र की जो स्ट्रेंथ है, प्रतिरक्षी तंत्र की जो मतलब ये कहेंगे आप ताकत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी बीमार कितना फ्रीक्वेंटली, कितना ईजिली, आसानी से जीवाणुओं के साथ मतलब
बीमार पड़ सकता है जीवाणुओं की वजह से। तो WBC में क्या होता है, WBC जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो क्या करती हैं, बाहर से आने वाले जो हानिकारक जीवाणु हैं उनका खात्मा करती हैं। यही WBC प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। प्रतिरक्षी मतलब हमारी रक्षा करने वाली कोशिकाओं के रूप में WBC कार्य करती हैं। बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं अब आपने एक चीज़ और सुनी है कि प्लेटलेट्स, आपने पढ़ा है ना कि डेंगू बुखार में या किसी भी और बुखार में जब हम किसी आदमी के बारे में सुनते हैं तो हम लोकल लैंग्वेज में, हमारे गांव में बोल दिया जाता है कि प्लेट कम होगी। वो दैट इज प्लेट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स भी केंद्र विहीन कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता प्लेटलेट्स में, ये रक्त का भाग होती हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। सामान्य मनुष्य में इनकी संख्या 1 मिलीलीटर रक्त में सामान्य मनुष्य जो होगा उनकी संख्या 3 लाख होनी चाहिए, और जब वो 3 लाख से कम हो जाती है, 1 लाख तक पहुंच जाती है, 80,000 तक पहुंच जाती है, तो उसको फिर हम कह देते हैं कि ये बुखार था इसको, और बुखार की वजह से इसके प्लेटलेट्स कम होगी, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में प्लेट कम होना बोलते हैं। दैट इज़ प्लेटलेट्स, वो एक्चुअल में प्लेटलेट्स होती हैं। इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनना है, ताकि चोट लगने पर रक्त की शरीर से ज़्यादा मात्रा में हानि ना हो। जब हमें चोट लग जाती है और कहीं भी किसी चोट से जब रक्त बाहर निकलने लगता है तो थोड़ी देर के बाद उस रक्त का थक्का जम जाता है और वो रक्त रुक जाता है। तो ये कौन करता है रक्त का थक्का जमने वाला काम? वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे अब हमने जितने रक्त के प्रत्येक भाग के जो कार्य पढ़े हैं उनको एक बार इकट्ठा पढ़ लेते हैं कि रक्त के मुख्य कार्य क्या होंगे। रक्त का पहला कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, हार्मोन्स को, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो हमारी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास करवाते हैं। प्यास लगने का एहसास होगा, भूख लगने का एहसास होगा, अगर हम खाना खा रहे हैं तो कब हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल चुका है, यानी कि भूख खत्म हो गई है, उसका एहसास जो होता है वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो हार्मोन्स की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसको भी वो करता है, रक्त काम करता है। तापमान को, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है रक्त। देखिए, ये आपका एक प्रश्न आएगा इसमें कि जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अलग अलग क्यों रखा जाता है। ये आपको तब समझ आएगा कि जब हम हृदय के स्ट्रक्चर, हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ये रक्त हमारे शरीर में कभी भी मिलते नहीं हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। अशुद्ध रक्त जो होगा वो अलग नालियों में बहता रहता है, वाहिकाओं में बहता रहता है, और शुद्ध रक्त है वो अलग वाहिकाओं में बहता रहता है। आपको ये आगे समझ आ जाएगा। तो क्या होता है, ये एक मुख्य कार्य है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमारे शरीर के तापमान को 37 डिग्री तक नियंत्रित रखना होता है। तो वो 37 डिग्री तक नियंत्रित रखने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ये हमें तभी मिल पाएगी जब हमारे रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी। हमारे शरीर को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रक्त ऑक्सीजनित कौन सा है और वी ऑक्सीजनित यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कौन सा है। तो तापमान नियंत्रण में भी रक्त का मुख्य कार्य है तापमान नियंत्रण करना। प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण, यह आपने श्वेत रक्त कणिकाओं में पढ़ा है, इधर ये WBC था इसमें, कि प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे बाह्य हानिकारक जीवाणुओं से हम बच सके, और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करके भी रक्त जो है वो शरीर से उनको बाहर निकालता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। आपने पढ़ा है किसी का ब्लड ग्रुप A होता है, किसी का B होता है, वो कैसे डिसाइड होता है। तो RBC के बारे में हमने पढ़ा है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ, उनकी सतह पर एक बाह्य पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रतिजन कहते हैं। RBC की सतह पर एक बाह्य पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रतिजन कहा जाता है। यह प्रतिजन 2 प्रकार का होता है, A और B। किसी व्यक्ति की RBC में पाए जाने वाले प्रतिजन के अनुसार ही उसका रक्त समूह निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए किसी की RBC पर A प्रतिजन पाया तो उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, किसी के पे B पाएगा तो वो B हो जाएगा, किसी पे A और B दोनों पाएंगे तो उसका ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। ये रहा प्रतिजन, किसी में A है तो उसका रक्त समूह भी A, किसी में प्रतिजन B है तो उसका रक्त समूह भी B, किसी में A और B है तो उसका रक्त समूह AB, और किसी में अगर किसी की RBC पे कोई प्रतिजन नहीं है तो उसका रक्त समूह O कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम ये कहते हैं ना कि आपने कभी सुना हो कि गलत ग्रुप का ब्लड अगर किसी को चढ़ जाता है तो फिर उसके साथ उसके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जटिलताएं आ जाती हैं। वो क्या वजह होती है, अगर मान लीजिए हम B प्रतिजन वाले व्यक्ति का जो ब्लड है वो A वाले को चढ़ा देंगे तो A के पास तो पहले से A प्रतिजन है, वो इस B प्रतिजन को बाह्य हानिकारक जीवाणु समझ के, बाह्य पदार्थ समझ के उसके खिलाफ अपनी प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएगा और उसको नष्ट करना शुरू कर देगा। तो जब रक्त
जो है वो दूसरे प्रकार के रक्त को अगर नष्ट करना शुरू कर देगा तो शरीर में जटिलताएं आती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हम जो ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं किसी को, वो वही चढ़ाते हैं जो उसके साथ मैच करता हो। अब अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी में ए प्रतिजन भी है और बी प्रतिजन भी है, तो चाहे आप ए वाला ब्लड ग्रुप दे दो तो भी उसको अपना लगेगा, बी वाला दे दोगे तो भी उसको अपना लगेगा। इसलिए जो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो क्या करते हैं, वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, वो सर्वग्राही होते हैं, किसी से भी ब्लड जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत है शरीर में, उनके शरीर में किसी भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो वो चाहे ए वाला ले सकते हैं, बी वाला भी ले सकते हैं और ए बी भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं। और बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं है, तो अगर ए को देगा तो वो भी उसके खिलाफ अभिक्रिया नहीं करेगा, बी को देगा तब भी अभिक्रिया नहीं करेगा और ए बी को देगा तब भी अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अपना कोई प्रतिजन है ही नहीं जिसके खिलाफ रक्त जो है वो प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएगा। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सर्वदाता होता है, यानी कि वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ए बी वाला सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला सबको ब्लड अपना दे सकता है। बात करते हैं रक्त वाहिकाओं की, तो रक्त वाहिकाओं रक्त को, हृदय से रक्त को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने वाली या कोशिकाओं से वापस हृदय में रक्त लेके आने वाली जो नलिकाएं होती हैं उन्हें रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। रक्त वाहिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? धमनी और शिराएं। धमनी क्या होती है? धमनी हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। हृदय में जो रक्त होता है उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम, यानी कि हृदय से रक्त को बाहर निकालने का काम जिन वाहिकाओं द्वारा किया जाता है उन्हें धमनी कहा जाता है। धमनियों में शुद्ध रक्त होता है आमतौर पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फुफ्फुस धमनी है, फेफड़ों में जाने वाली धमनी है, हृदय से फेफड़ों में जाएगी, तो फेफड़ों में तो रक्त शुद्ध होता है ना, यानी कि वो हृदय से अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी तब वहाँ से शुद्ध करके लेकर आएगी। तो लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त, मतलब धमनी क्यों कहा हमने फिर इसको? धमनी इसलिए कहा क्योंकि ये शरीर हृदय से रक्त को बाहर लेकर जा रही है। बाहर लेकर जाने वाली जो कोशिका होगी बाहर लेकर जाने वाली जो रक्त वाहिका होगी वो धमनी कहलाएगी। और क्योंकि वो फेफड़े में जा रही है, हृदय से बाहर निकलकर रक्त को फेफड़े में लेके जा रही है, तो फेफड़ा तो प्योरीफिकेशन सेंटर है जो रक्त को प्योर करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को लेगा। इसलिए जो फुफ्फुस धमनी है, जो धमनी फेफड़ों तक रक्त को लेकर जा रही है, सिर्फ उसमें अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त होता है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है, उनकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है। धमनियाँ जो होती हैं वो त्वचा के अंदर गहराई पर स्थित होती हैं और धमनियों में शिराओं की अपेक्षा कपाट कम होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कपाट जब शिराओं के बारे में बताऊंगा तब, ठीक है। अब बात करते हैं शिराओं के बारे में। शिराएं वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो बाहर से रक्त को हृदय के अंदर लेके आएंगी, हृदय के अंदर लेके आएंगी, उनको हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। शिराओं में मुख्य रूप से, क्योंकि सारे शरीर से घूमकर आ रही हैं शिराएं, सारे शरीर से रक्त लेकर आ रही हैं, सारे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके फिर हृदय में लेके आएंगी, तो यानी कि क्या होगा, उनमें सारी कोशिकाओं में अभिक्रिया हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, तो सारी जो कोशिकाओं से आने वाला रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। तो शिराओं में कैसा रक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त होता है। परंतु फुफ्फुस शिरा, जो शिरा फेफड़ों से हृदय में रक्त लेके आ रही है, फेफड़ों से और हृदय में रक्त को लेकर आ रही है, तो फेफड़ों से आने वाला रक्त तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन युक्त होगा ना। तो उसमें फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। बाकी जितनी भी शिराएं हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। धमनियों में उससे उल्टा था। शिराओं की भित्ति पतली होती है, शिराएं त्वचा के ऊपरी भाग पर स्थित होती हैं, मैंने आपको ये दिखाया था। ये सारी क्या हैं? शिराएं हैं। उसके बाद शिराओं में कपाट की संख्या ज़्यादा होती है। अब ये समझिए कि हमारे जो पैर का सबसे निचला हिस्सा है, देखिए वहाँ से हमारी हाइट जितनी, बिल्कुल चेस्ट रीजन में हमारा हार्ट स्थित है, तो वहाँ से क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ रक्त लेके आने में क्या होता है, एक तरफ का भाव बनाना जरूरी है। जैसे मैं आपको यहाँ मान लीजिए कोई शिरा है, नीचे से और ऊपर हृदय की तरफ जा रही है, ये हमारा पैर वाला रीजन है, इधर हृदय की तरफ लेकर जा रही है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ग्रेविटी की वजह से कह सकते हैं या ऊपर की भाव की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, इस वजह से क्या होता है कि रक्त वापस नीचे ना आ पाए, इसलिए इनमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं। कपाट का मतलब जिसको हम वाल्व कहते हैं, वाल्व तो पढ़े हैं ना आपने, जो पानी के बहाव को सिर्फ एक तरफ ही रोकते हैं, वापस नहीं जाने देते, तो ये जो हैं ये कपाट कहलाते हैं। अगर एक बार रक्त यहाँ तक पहुँच गया तो फिर जब वापस नीचे की तरफ अगर जाना भी चाहेगा तो ये कपाट बंद हो जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे। तो एक ही दिशा में बहाव हो सके, इसलिए क्या होता है, शिराओं में कपाट की संख्या ज़्यादा होती है। थैंक यू।